लास्ट वाला पार्ट देख लें, मतलब बात सुनिएगा जरा। प्लीज बच्चों बैठ जाएं आप, बैठ जाएं प्लीज। जो रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे, वो नोट कीजिएगा, वो पुराने रूल्स ही होंगे, उसका इस्तेमाल सीखें कि हम लोग उसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन करता हूं, दैट इज 4th रूट ऑफ 125 मल्टीप्लाई बाय 4th रूट ऑफ 5। अब आपको याद है कि नहीं, हमने ये बात कही थी, जब कभी भी दो बेशक डिफरेंट नंबर्स हो, पावर सेम हो, तो उनको कंबाइन करके लिखा जा सकता है। ये 4th रूट है, ये वाला भी 4th रूट है। मैं असूल याद करवाता हूं आपको। a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m, दो डिफरेंट नंबर्स हैं। a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m, a पावर m मल्टीप्लाई बाय b पावर m। इसको हम किस तरह से लिखते थे बच्चों? a मल्टीप्लाई बाय b होल पावर m। रिमेंबर, सेम असूल सर्च पे भी अप्लाई होगा। ये बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 5 होल 4th रूट, समझ रहे कि नहीं? ये सर्ट्स की दुनिया में, रेडिकल की दुनिया में रूट कहलाया जाता है, अदरवाइज इसकी पावर 1/4 ही है। मैंने उमामा को बता दिया। हाँ, वो सर उसामा से बात करवा लें उनकी। व्हाट इज 125? ये 5 का क्यूब होता है। क्या होता है ये? जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 5 पावर 3 आता है, एंड दिस इज 5 पावर 1। तो ये ओवरऑल मिलके क्या बन जाएगा? 5 पावर, बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? 5 पावर 4। तो 5 पावर 4 और 4th रूट दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर एंड में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में से सिंप्लीफाई द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। 2 में से अब किसी भी सवाल को अगर आप उठा के देखें, लेट्स से क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट ही देख लें, 675। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसको सर्ट्स की सूरत में लिखें। तो आसान तरीका क्या है? साइड पे जाके 5 से स्टार्ट करें। 5 1s are 1, यहां पे कैरी हो जाएगा, 17 बन जाएगा। 5 3s are 15, 2 यहां पे कैरी चला जाएगा, एंड 5 5s हो जाएगा। 5 5s हो जाएगा। ऐसा ही है कि नहीं? फिर दोबारा 5 से करें इसको। 5 2s are 10, 3 यहां पे क्या हो जाएगा? कैरी, 35 बन जाएगा। तो 5 7s are, अब आपको पता है, अब तो आसान हो गया ना। 3 9s are 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स हो जाएगा। सो मतलब क्या कि 675 को याद रखेंगे स्क्वायर रूट है। तो अब इसको स्क्वायर की पावर्स में पहले से ही लिखना। यहां से एक ये बन गया, और एक खाली रह गया। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। मैंने अरेंज करके लिखा है, आप बेशक रैंडम लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जिसके ऊपर स्क्वायर है वो इसमें से बाहर निकलता जाएगा, वो इसमें से क्या होता जाएगा? बाहर। जरा रूल याद रखें, असूल याद रखें। असूल क्या है? देखो मेरी बात सुनो, ये होल अंडर रूट है ना, और अंदर जो ये 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। फिर रूल यही वाला अप्लाई हो कि नंबर्स मल्टीप्लाई हो और जो पावर आई हुई हो, तो आप इनकी पावर्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का निशान है। ये अंडर रूट भी इनफैक्ट पावर ही है, और अंदर पावर के अंदर चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। और जब आप अलग अलग करके लिखेंगे, चलिए मैं एक एडिशनल स्टेप लिख के दिखा देता हूं, दैट इज अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 स्क्वायर। अलग अलग करके भी लिख दिया। हर पावर अपने अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट, यानी कि क्या हो जाएगी? कट जाएगी। पीछे क्या बचेगा?
ये सिंपल 3, ये सिंपल 5, ये √3, तो ये बन जाएगा एज अ होल 15 मल्टीप्लाई बाय √3, 15 मल्टीप्लाई बाय √3 बन जाएगा, बिकॉज यहां से आया 3, यहां से आया 5। लेकिन आप लोग पहले स्टेप में ही यहां से ही कर देते थे और मुझे इसमें कोई मसला नहीं था। आप यहां से ही ऐसे कर देते थे, मुझे इससे भी कोई मसला नहीं था। तो यहां से जब आप करते हैं तो डायरेक्ट फिर आपका आंसर ये बनेगा। लेकिन मैंने इसीलिए कहा मैं एक एडिशनल स्टेप कर रहा हूं। नहीं, वर्किंग तो लाजमी है, जाहिर सी बात। 2 नंबर हैं, 1 नंबर का आंसर, 1 नंबर वर्किंग। जी बेटा, क्योंकि देखें अगर आप ये कैलकुलेटर से करेंगे ना तो डायरेक्ट ये वाला आंसर आएगा, तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि आपने कैलकुलेटर से किया है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं इवन अगर सवाल लिखता हूं 1 मार्क का, जरा सुनिएगा प्लीज, सुनिएगा। सवाल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। एक बच्चा 1 नंबर का, मिसाल ले रहा हूं, कितने नंबर का? 1 नंबर का सवाल है। वैसे होगा नहीं 1 नंबर का, लेकिन वैसे 1 नंबर का सवाल है। आप क्या करते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेटर में बटन दबाते हैं, √675 लिखेंगे, आप देखना आंसर नेचुरली क्या आएगा, 15 √3। क्या आंसर आएगा? 15 √3 आंसर आ जाएगा। आपको पता है 0 नंबर मिलेंगे आपको इससे। रीजन क्यों? क्योंकि एक उसी लम्हे पता लग जाएगा एग्जामिनर को कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल है। अगर जब आप ये वाले सारे स्टेप्स करेंगे, ये वाले, फिर बेशक आपने कैलकुलेटर से निकाला हो, वो कहेगा वर्किंग इसने की भी है, मतलब इस बच्चे को आता है। जी, लेकिन वो ये नहीं कर सकता था कि 5 times 3 or 5 times 3 15 squared। बिल्कुल ऐसे भी कर सकता था। बिल्कुल जबरदस्त बात बोली है कि सर वो क्या इसको ऐसे भी कर सकता था कि नहीं? वो ऐसे भी लिख सकता था 3 मल्टीप्लाई बाय 15 स्क्वायर, एक ही बात। पता है कैसे? इधर देखो जरा, इनका एक आर्गुमेंट है कि क्या वो ऐसे कर सकता था, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करके अलग से उसका स्क्वायर बना देता, तो नेचुरली इसमें भी क्या होना था, कटना था, और कटने के बाद खुद को किधर लेके जाना था, बाहर, और अंदर क्या छोड़ना था उसने, ये 3। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही किया। सही है क्या नहीं? लेकिन बाय द वे कह लें कि जब थोड़ी परेशान कुन सिचुएशन आती है तो उसमें हमेशा बेसिक्स काम आती हैं। बेसिक्स ये हमने पढ़ी है कि हमेशा प्राइम फैक्टराइज करते हुए प्राइम नंबर्स का चुनाव बेहतर रहता है। प्राइम नंबर्स का चुनाव बेहतर रहता है कि हमेशा 5, 3, 2 इस तरह के नंबर्स चूज किया करें। और कोई सवाल? क्लियर हुआ है सारों को? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब 3 का जो सबसे आखिरी पार्ट है, के बाद एल पार्ट आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है, देखें दिखने में √48, √24, √75, √96। You can never add or subtract them। कभी भी इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम उनके वो बेसिस उनकी सेम नहीं है। बेसिस क्या है सारों के? डिफरेंट है। असूल बताऊं सारों को, रूल कौन सा वाला इसमें लग रहा है? ये क्या है? सारी पावर्स है ना। व्हाट आर दीज? 1/2 पावर EB, 1/2 पावर EB, 1/2 पावर EB, 1/2 पावर, मतलब कोई भी पावर आ जाए, A पावर M हो, M यू नो इट्स एनी पावर, प्लस B पावर क्या हो? M हो। क्या आप इसको ऐड कर सकते हैं A प्लस B और पावर उसको होल ले लें? मतलब क्या ऐसे हो सकता है √A और √B इज इक्वल्स टू होल √A प्लस B? ऐसे हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये रूट्स की सूरत में लिखा हुआ है, रेडिकल की सूरत में लिखा हुआ है, तो ये भी पावर ही ना, है तो ये भी पावर ही ना। तो होल पावर तो कभी भी नहीं ली जा सकती, ना प्लस में ली जा सकती है बच्चों और ना माइनस में ली जा सकती। सिर्फ कब ली जा सकती है अलग अलग पावर्स? कब ली जा सकती है बोले? मल्टीप्लाई और डिवाइड में। जैसे यहां पे आपने किया, जैसे यहां पे आपने मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब नोट करो आप क्या करते गए, उनको अलग अलग लिखते गए। कैसे लिखते गए? अलग अलग आप लिखते गए। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर देखें, तो इसका मतलब है सवाल तो सॉल्व करना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके साथ। तो तरीका यह है कि हर एक को अपनी सर्ड्स में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो?
सेट्स की सूरत में कन्वर्ट कर दो, ये भी सेट्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाए, ये भी सेट्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाए, ये भी सेट्स की सूरत में कन्वर्ट हो जाए, और ये भी सेट्स की सूरत। तो जो सेम सेट्स आएंगी उनको ऐड कर देना और उनको सबट्रैक्ट कर देना। क्या ख्याल है? समझ आ रही है बात कि नहीं? अब नोट करें, हर सवाल विदाउट कैलकुलेटर है बेटा। ये तो सिंपल प्लस माइनस है, इसमें कोई फैक्टराइज तो नहीं करना। तो सिंपल प्लस माइनस है। अप्रोच ये है कि प्लस करो या माइनस करो। तो देखें दिमाग किस तरफ जाएगा, किस आसान तरीके से आपने चीज को करना है। मतलब इसमें ग्रुप किसका बनेगा, यहाँ पे फैक्टराइज तो नहीं कर रहे हम। एट द एंड उसमें भी क्या करना है, प्लस या माइनस करना है। अच्छा सुने, √48 क्या होता है? ये 4 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 या 16 मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ या ना? टेबल्स आते हैं ना? 48 की जगह पे आप कैसे लिख सकते हैं? 48 इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इंटू। किसी को नहीं आते टेबल्स तो क्या काम आएगा उसके? 2 से स्टार्ट करेगा, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, ये काम आएगा। 2 स्क्वायर और 3, तो 48 की जगह पे वो क्या लिखेगा? तो 3। समझ आ रही है बात कि नहीं? टेबल्स आना इसलिए बहुत जरूरी है। अगर ये भी अंडर रूट होता तो कौन कौन बाहर निकल जाता अंडर रूट से? ये 2 और 2 बाहर निकल जाते। क्या ख्याल है? 2 और 2 बाहर निकल जाते, 2 इंटू 2, और सिर्फ अंदर कौन रहता? तो बाहर कौन आ जाता? 4 अंडर रूट 3। तो 48 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बताओ बच्चों, 4 अंडर रूट 3। 24 की जगह क्या लिख सकते हैं? यही 24 में कन्वर्ट करता हूं जरा मैं। ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये 24 समझ आ रही है मरियम? ये क्या हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। यस और नो? ये वाला 2 क्या होगा? स्क्वायर रूट से बाहर, 2 अंडर रूट 6। इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 अंडर रूट 6। 75 को किस तरह से लिखेंगे? 75 इट इज 25 मल्टीप्लाई बाय 3। यस और नो? 25 मल्टीप्लाई बाय, ये आसान है कि नहीं? तो दिमाग से ही हो जाता है बंदे के। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 25 क्या होता है? 5 का वो स्क्वायर रूट से बाहर। तो क्या इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं? मसला तो नहीं है। 5 अंडर रूट, नोट करो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 सेम आ रहा है। लाइक सर्ड्स आ रही हैं, एक जैसी बेसिस आ रही हैं। नोट कर रहे हैं? 96 48 का डबल नहीं होता 96? 48 का डबल नहीं होता 96? बताओ, होता है? तो इसी को क्या कर लो, थोड़ा ऊपर ले जाता हूं मैं। ये 48 है, इसके ऊपर क्या होगा यहाँ पे? 96। क्या ख्याल है बच्चों? बताओ मुझे, हाँ या ना? ठीक है। 2 48s are 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। सो तब्दीली क्या आनी है यहाँ पे? 48 के बाद 96 लिखते हुए 96 का क्या बनेगा? 1, 2 और ये आ जाएगा 6। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? यहां से देख के बताओ, 96 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4 अंडर रूट 6। हाँ या ना? ये सबको समझ आ रहा है? देखिए ना, ये क्या होगा? बेसिकली 2 स्क्वायर, ये भी क्या होगा? ये वाला 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के गया तो 2 बन गया। ये वाला 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर निकल के गया, 2 बन गया। बीच में कौन रह गए? 6 रह गए। तो जरा देखो सेम आ रहे कि नहीं आ रहे सर्ट्स आपके? लाइक सर्ट्स को ऐड कर लो, जो दूसरे सर्ट्स माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर लो। अरिथमेटिक सब अप्लाई करो। 4 अंडर रूट 6 और 2 अंडर रूट 6 कुल मिला के कितने अंडर रूट 6? 2 अंडर रूट 6 और 4 अंडर रूट 6, टोटल कितने अंडर रूट 6? 6 अंडर रूट 6।
यानी कि 6 √6। 4 √3 में से -5 √3 -1 √3 लिखें या सिर्फ -√3 लिखें, एक ही बात है। वैसे तो मैथमेटिकली तो आंसर -1 √3 आएगा, लेकिन 1 आपको पता है मल्टीप्लाई बाय लिखें ना लिखें एक ही चीज है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? कोई सवाल है तो पूछें। यहां तक समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? इसी तरह से करना है आप, इसमें भी डिफरेंट ही है। वो 20 बना और 45 बना, आगे आप खुद समझदार हैं। 20 को कैसे आपने सर्च बनाने हैं, 45 को कैसे सर्च बनाने हैं, ठीक है? बस आप खुद करें, वो मैं नहीं करा रहा, ठीक है? वो खुद करना, जरा अकल लड़ानी है, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, सही है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में अलजबरा, अब अलजबरा किसके ऊपर? सर्च के ऊपर। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, जब कभी भी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं, सुन लें, जब कभी भी दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं, देखो मैं पहले जब आपको अलजबरा सिखा रहा था उसमें तो आपको पता ना वेरिएबल्स आ रहे थे। मैंने एक सवाल ऐसा भी किया था जिसमें मैंने वेरिएबल्स नहीं लिखे थे, मैंने अल्फा और बीटा लिख के कराया था, कुछ याद आ रहा है? मैंने अल्फा और बीटा लिख के कराया। वो एक मिसाल किस चीज की थी? मतलब कोई सी भी टर्म्स आ जाए यार, इट इज नॉट नेसेसरी कि वेरिएबल्स दिखने में आएंगे, कोई भी चीजें आपके सामने आ जाए, असूल याद रखो बस, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का असूल क्या है। आपके एग्जाम्स में भी ये बातें आनी है, आपके एग्जाम्स में भी ये बातें आनी है, इसलिए जरा तवज्जो से सुने। ये तो बड़ा सिंपल, ये तो वही नहीं, फॉर्मूला नंबर 3 नहीं है ये 2 - √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √3। इसमें एक दफा 2 का स्क्वायर माइनस फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, a² - b²। कोई सवाल है इसमें से? करूं? नहीं, अच्छा h, फोर्थ का भी एक सवाल रहता था, भले बल्कि फोर्थ भी कर लें। अब इसके भी दो सॉल्यूशंस हैं, देखें, √5 √200। ये मेरे एक एग्जांपल से मैच कर रहा है जिसमें 150 और 56 समथिंग इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। देखें दोनों के ऊपर सेम पावर है, न्यूमरेटर में भी पावर 1/2 है, डिनोमिनेटर में भी पावर 1/2 है। लाइक a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m। जब ऊपर नीचे सेम पावर आ जाए तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? होल पावर लेते हैं। क्या करते हैं? होल पावर। तो अब ये आपकी मर्जी है, आप पहले सर्च में कन्वर्ट करके फिर कैंसिलेशन करें। सुन लो बच्चों, ये आपकी मर्जी है, सर्च में कन्वर्ट करके फिर कैंसिलेशन करें, या पहले इनको एज अ होल सिंगल फ्रैक्शन बना के कटिंग करके फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें। मैं दोनों तरीकों से यहां पे ना एरोज लगा के दिखा देता हूं। पहला तरीका है 50, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 25 मल्टीप्लाई बाय 2। यस और नो? अब जरा सोचें, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 5 √2। चले मैं लिख देता हूं यहां पे 25 मल्टीप्लाई बाय 2 आसान नंबर था, इसलिए मैं इनको पहले सर्च में कन्वर्ट कर रहा हूं। 200 इज 100 मल्टीप्लाई बाय 2। यस और नो? 100 क्यों चूज कर रहा हूं? बिकॉज इट इज अ स्क्वायर ऑफ 10। स्क्वायर्स याद होने चाहिए थे, रिमेंबर मैंने कहा था स्क्वायर्स याद होने चाहिए। सो 200 इज 100 मल्टीप्लाई बाय, तो मेरे जहन में इस वक्त स्क्वायर्स चल रहे हैं, स्क्वायर्ड नंबर्स चल रहे हैं। अब क्या होगा? 25 है ना अंदर, बाहर आके बच्चों 5 √2, ये आपके पास क्या है 100, 10 बाहर आएगा 10 √। अब देखो ऊपर भी √2 और नीचे भी √2, क्या हो गया इन दोनों के साथ बच्चों? क्या हो जाएंगे ऊपर नीचे दोनों? कैंसिल। ये ऐसे ही है कि ऊपर भी x नजर आया, नीचे भी x नजर आया। अच्छा, कैंसिलेशन इज ओनली पॉसिबल यू नो व्हेन देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन। ये हर जगह मैं सेम बात फॉलो कर रहा हूं ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो बच्चों ऊपर नीचे काट दे। मैं फिर बोल रहा हूं, टर्म्स कैन नॉट बी कैंसिल्ड। अलजेब्रा इज नथिंग, इट जस्ट हैज प्लेंटी ऑफ रूल्स। अलजेब्रा कुछ भी नहीं, सिर्फ असूल है, और उन असूलों को याद करने का तरीका क्या है? बार बार लिखते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। खैर ये दोनों कट गए आपस में, 5 और 10 रह गया, 5 1s are 5 2s are, the final answer is, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है।
दूसरा सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, एक बच्चा है उसके जहन में ये वाली बात पहले क्लिक कर गई, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे होगा ये, 51 ज़ा 54 ज़ा 1/4 होल अंडर रूट, 1/4 का होल अंडर रूट, असल में 1 का भी अंडर रूट है और 4 का भी अंडर रूट है, 1 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट, तो इसका आंसर आएगा 1/2। समझ आ रही है? ये अभी आपको शायद दिख के नजर आएगा, अच्छा सर जी दूसरा वाला तो बहुत आसान है, मैं ये वाला करूंगा, लेकिन जब आप एग्जाम कर रहे होते हैं ना तो आपको नहीं पता होता मैं कौन सा कर, जो जिस तरफ दिमाग जा रहा होता है आप उसी तरफ चल रहे होते हैं। तो दिमाग को पता होना बहुत जरूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इन दोनों में से जिस भी रास्ते से आप निकलेंगे वो रास्ता ठीक है। जहां तक मैं बताऊं, मेजॉरिटी बच्चा स्टार्टिंग ही यहां से देखेगा इसको, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर तो वो पावर वाली बात याद हुई तो, अगर तो ये वाली बात उस बच्चे को याद हुई तो वो क्या करेगा, इसको होल में कन्वर्ट कर देगा। और कुछ स्टूडेंट्स किस तरह के वो इनको शर्ट्स में कन्वर्ट करके फिर कटिंग करेंगे। दोनों अप्रोचेस हैं, ये सोच है, क्योंकि मैं ये बात भी पढ़ाई है आपको, मैंने ये बात भी पढ़ाई है। अब किस बच्चे ने क्या पिक कर लिया, कितना स्ट्रेंथ से उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया, उस पर इतना डिपेंडेंट है। समझ रहे बात के नहीं? किसी ने इसको इतना स्ट्रेंथ से नहीं पिक किया होगा, उसको पिक कर लिया तो वो उस तरीके से करें, जवाब उसका भी ठीक आएगा। ठीक है, इंसान के दिमाग की बात है कि कभी कोई चीज आप बहुत अच्छे तरीके से मेथड नंबर 1 समझ आता है, 2 आपको नहीं आता, और पूरी क्लास को 2 आ जाता है और उनको 1 नहीं आता। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, तो आप कर सकते हैं। रैशनलाइज, क्वेश्चन नंबर 6, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका क्या मतलब होता है रैशनलाइज? रैशनलाइज मतलब रेशियो के अंदर इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, डिनोमिनेटर में से इसके स्क्वायर रूट को खत्म कर देना, खत्म कर देना। हमेशा याद रखें, अगर तो सिंगल चीज हुई तो बहुत आसान है, सेम चीज से नीचे और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लें। इफ यू हैव दिस ओनली सिंगल रूट, नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करें और ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करें, उसका रूट कुदरती तौर पे खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में से। लेकिन देखें, बात सुने, पूरी फ्रैक्शन में से रूट नहीं खत्म होगा, नीचे से सिर्फ खत्म होगा, वो ऊपर में आ जाएगा। फिर क्योंकि आप नीचे भी अंडर रूट से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर भी आप उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनफैक्ट नीचे तो खत्म हो जाएगा, ऊपर तो आएगा ना। फिर जैसे यहां पे लिखा हुआ था 2 अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट 12, 2 अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट 12। अच्छा, अभी भी मेरे मुताबिक स्टूडेंट्स के जहन में एक बात चल रही है, एक बात उनके जहन में ये चल रही है कि सर ये तो कटिंग भी होती है, 18 और 12 आपस में कटिंग भी होती है। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में चल रहा होगा कि रैशनलाइज डायरेक्ट करते हैं। मैं दोनों अप्रोचेस को सपोर्ट करता हूं। पहली अप्रोच तो ये स्टूडेंट का दिमाग बता रहा हूं, एक बच्चे का दिमाग किस तरह से ग्रो कर सकता है, कैसे क्वेश्चंस को सोच सकता है। वो ये सोच सकता है कि सर दिस इज 2/9 एंड 18 over 12 इज इन फैक्ट 9 over 6, 9 over 6 नहीं, 18 over 12 ही लिखता हूं। बाद में उसको कटिंग करेगा जी, 6 3s एंड 6 2s। वो बोलेगा सर इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिखूंगा, 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 9 अंडर रूट 2। वो फिर सोचता है अच्छा ये तो सिंप्लीफाई भी कर दिया, लेकिन अंडर रूट डिनोमिनेटर में से गायब नहीं हुआ। क्या सोचेगा वो? अंडर रूट डिनोमिनेटर में से गायब नहीं हुआ। अब उसमें उस सिचुएशन में आप लिखते जाओ ये सारी बातें, हर पॉसिबल सोल्यूशन इसका लिखते जाएं, और साथ लिखे 1 अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच, इस तरह से लिखा करें, 1 सिंगल अप्रोच, सेकंड अप्रोच। जो बातें आपको आती हैं वो तो आती हैं, वो तो सीख ली है ना, लेकिन अब डिफरेंट अप्रोचेस भी देखें। ये वो एक अप्रोच थी, स्टूडेंट का दिमाग जिस तरफ निकल रहा है, मैं सोच रहा हूं एज अ स्टूडेंट बन के, अच्छा यहां तक कर लिया, रैशनलाइज नहीं हुआ, तो अभी भी उसने कुछ खराब नहीं किया, अभी भी वो ठीक ही कर रहा है। लेकिन अब यहां पे वो नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेगा? अंडर रूट 2 से, और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेगा? अंडर रूट 2 से। ओवरऑल फ्रैक्शन बैलेंस दिल करे जिस वक्त मर्जी इसको यहां से काट दें, खत्म हो जाएगी, जैसे चीज बनी हुई थी वैसे ही आ जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूं ये बैलेंस्ड रहती है। और कटिंग आप सब कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन भी है बीच में। समझ रहे हैं क्या नहीं? समझ आ रही है?
अब ऐसे नहीं कर सकते थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऐसे नहीं कर सकते थे। ये लिख रहा हूं, ठीक है, चलो मैं अलग से लिखता हूं। लास्ट रो नजर आ रहा है? लास्ट रो नजर आ रहा है? ये नहीं कर सकते थे। कोई रीजन बता सकता है कि क्यों नहीं कर सकते थे? गर्ल्स में से, गर्ल्स में से ये क्यों नहीं कर सकते थे? कोई रीजन बता सकता है गर्ल्स में से? सबसे आखिर अलिशबा, अलिशबा बताएं, ये क्यों नहीं कर सकते? क्या आवाज नहीं आ रही? रेड नजर नहीं आ रहा, तो ये तो पूछ रहा हूं नजर आ रहा है कि नहीं। क्या ये कर सकते हैं? कैन वी डू दिस स्टेप? यस। अब अब्दुल्ला आप बताओ, क्या हम ये कर सकते हैं? अब्दुल्ला नाम है ना, रेड कैप, नहीं कर सकते? छुट्टियां की है ना, नुकसान समझ आ रहा है? हाँ जी, अब बताओ बेटा, ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। कौन कहता है कर सकते हैं? बयान भट्ट बताएं, हम इसको एक्सप्लेन करें, क्यों कर सकते हैं ये? मैं सिर्फ आर्गुमेंट सुनने के लिए तैयार हूं, तो मुश्किल बात नहीं है। और कौन कहता है ये नहीं कर सकते? ताहा, आप बताएंगे क्यों नहीं कर सकते? रीजन बताएं। नहीं, दिस इज नॉट द रीजन। इब्राहिम नियाज, ये क्यों नहीं कर सकते बेटा? दिस इज नॉट द रीजन। नहीं यार, प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये वो चीज है जो यूं समझ लें कि मैंने बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज किया है जिस चीज के ऊपर। लाइव आप बताएं, ये क्यों नहीं कर सकते? अलीशा बैठी है क्लास में, किधर है अलीशा? नहीं, वो जो अलिशबा वसीम के पीछे बैठी हैं। क्योंकि ये टर्म्स हैं बच्चों, टर्म्स हैं। अगर दोबारा पिछले स्टेप में जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये नहीं जा सकेगा पीछे, बिकॉज टर्म्स कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती। साइन कौन सा है? आप प्लस कर सकते, मतलब प्लस √2 ऊपर और प्लस √2 नीचे ऐड कर सकते, अगर मैथमेटिक्स इजाजत देती इस चीज की कि आप कट भी कर दें ऊपर नीचे। मैथ्स इजाजत नहीं देती इस काम की। वो कहता है कि टर्म्स आप लोग ऊपर नीचे कैंसिल नहीं कर सकते। और टर्म्स किनको बोलते हैं? ऊपर √3 मल्टीप्लाई बाय √2, √3 into 2 बन गया। नीचे क्या हो गया? 9 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट। 2 over √6, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ये यहां से 2 और 2 भी क्या हो गए आपस में? कैंसिल आउट। क्या हो गए आपस में? और कैंसिल भी क्यों हुए? कि साइन कौन सा था? मल्टीप्लाई का था। साइन कौन सा था? मल्टीप्लाई का था। ठीक है, क्यों? साइन कौन सा था? मल्टीप्लाई का। बच्चों समझ आ रही है? नोट करते रहें ये सारी बातें। तो ये आ जाएगा √6 डिवाइडेड बाय 9। यहां तक सबको समझ आया? अच्छा जी, जो नहीं करना होता वो लिखते हैं हम लोग या वो भी छोड़ देते हैं? वो लाजमी लिखते हैं, लिखा करें। रैशनलाइज हो गया। अच्छा, ये एक अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच क्या है? डायरेक्ट। सेकेंड अप्रोच, दिस इज अप्रोच नंबर 2। तवज्जो रखें। उसमें एक बच्चा क्या करता है? वो डायरेक्टली ये काम करता है।
ऊपर भी अंडर रूट 12 से मल्टीप्लाई, नीचे भी अंडर रूट 12 से मल्टीप्लाई। अब इससे क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर। एक डिफरेंट अप्रोच बताइए कि डायरेक्ट अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करा देना। समझ आ रही है कि नहीं? इससे क्या होगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट। 18 क्या होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। बच्चों समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं? सब बच्चे बताइए। ये मैंने 9 और 4 को जानबूझ के इसलिए चूज किए बिकॉज ये स्क्वायर्स हैं। क्या है ये? स्क्वायर्स हैं। इन्होंने क्या होना है, स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाना है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, 2 9, चाहे तो बेशक 2 1 एंड 2 6 कर लें, ये 2 यहां से क्या हो जाएगा, खत्म। नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 6 रह जाएगा। समझ आ रहा है? तवज्जो रखें, ये 9 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, 3। ये 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, 2। और अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। 2 1 2 3 3 1 एंड 3 1। अंडर रूट 6/9 दोनों अप्रोचेस से सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, एक में आपने अंडर रूट 12 से किया, दूसरे में अंडर रूट 2 से। जी बेटा, कहां पे? बिल्कुल बिल्कुल कट सकता था, बिल्कुल कट सकता था। उसकी रीजन ये होती कि ये दोनों आपस में क्या होते, मल्टीप्लाई हो रहे होते। इधर 3 होता तो 9 से बिल्कुल कट जाता। ऐसे ही जैसे ये 2 इधर इससे कटा था, इस 2 से कटा था, बिल्कुल कट सकता है बिकॉज ये फैक्टर्स कहलाते हैं। फैक्टर्स की निशानी होती है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, टर्म्स की निशानी होती है ये आपस में ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जिसको काट रहे हैं इसका ख्याल रखें कि वो बाकी सब चीजों के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, किसी एक के साथ नहीं, सब के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं करता, इससे मिलता जुलता एक और सवाल करता हूं। अच्छा जी, सवाल को जरा समझें, सवाल को जरा समझें। यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। फिर माइनस का निशान है और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, यहां पे फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ये बात कि नहीं? दो ब्रैकेट्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करें, उसी तरह जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 125 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तवज्जो रखें, तवज्जो रखें। ये होगा 5 7 प्लस अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 7 प्लस अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मुझे एक बात तो बताओ, ये है पावर 1/2 और ये कितनी पावर है, 1/2। पावर सेम है ना, ये डिफरेंट है। सेम पावर में आप क्या कर सकते हो, इनको होल ले लो, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान। अगर ये प्लस माइनस होता तो तब ना ले सकते। देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 125 हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? समझ आई? 5 into 7 कितना होगा, 35 प्लस 5 into अंडर रूट 5। तो बच्चों रखें
5 under root 5. Under root 5 into 7 will become 7 under root 5. Under root 5 into under root 5 will become under root 5 का स्क्वायर माइनस 125 क्या होता है 5 पावर 3. 125 क्या होता है 5 पावर 3. 5 पावर 3 और 5 पावर 1 मिला के 5 पावर 4. तो जी माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर. कौन ये? ओ सॉरी माइनस सॉरी, ये हो जाएगा 5 पावर 4. ये हो जाएगा 5 पावर 4. इधर देखें बच्चों, बातें नहीं करें प्लीज, बातें नहीं करें यार. 35 ये क्या लिखा हुआ है? क्या ये 5 नहीं लिखा हुआ? अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. 35 माइनस 5 इज 30. 5 अंडर रूट 5 माइनस 7 अंडर रूट 5 इज माइनस 2 अंडर रूट 5. 5 पावर 4 का स्क्वायर रूट है. जरा दिमाग से सोच के बताएं, इसका जवाब आएगा कितना? 5 का स्क्वायर. क्या आ जाएगा 5 का? बिकॉज अंडर रूट की पावर होती है 1/2. तो आप कुछ काम मेंटली कर सकते हैं. दैट इज ये वाला काम. कौन सा वाला काम? ये वाला काम. ये होता है 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2. 2 1s are 2 2s are, तो जवाब आएगा 5 का स्क्वायर. और जब ये कैंसिलेशन के बाद 5 का स्क्वायर आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. तो इसकी जगह मैं नीचे यहां पे क्या लिख देता हूं? -20. किसी को मसला तो नहीं है? ये -25 कैसे आया? किसी को मसला तो नहीं है? बताएं बच्चों, क्लियर है सारों को? अच्छा, अब ये भी नंबर है, ये भी नंबर है. तो 30 माइनस 25 विल बिकम 5 माइनस 2 अंडर रूट 5. ये आपका आंसर आ जाएगा. यहां तक कोई मसला है? ठीक हो गया? कोई सवाल है? तो बाकी रैशनलाइजेशन वाला अगला खुद करें. मुझे बताएं, सब्जेक्ट मेकिंग में कोई सवाल है? चले एक आधा मैं खुद कर देता हूं. मेक x एज सब्जेक्ट. क्यूब रूट ऑफ x ओवर k इज इक्वल्स टू w. इट्स इजी बिकॉज इट्स क्यूब रूट. क्यूब रूट को खत्म करने का, जी बेटा, टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6. आपको वो वाला कॉन्सेप्ट याद है कि जब एक मिनट, इसमें से कुछ सवाल मैंने कराया कि नहीं कराया? ये वाला कराया है. लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था. ये वाला सवाल में लिखा हुआ था इन द फॉर्म ऑफ k अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिखे. पहले मैंने करा दूं, फिर दोबारा उसकी तरफ आ जाता हूँ. ठीक है, इसमें x को सब्जेक्ट बनाना है तो क्यूब रूट है. क्यूब रूट को दोनों तरफ खत्म करने के लिए इधर भी क्यूब ले लें और इधर भी क्यूब. तो ये क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएगा? खत्म. यहां से आ जाएगा x ओवर k इज इक्वल्स टू w का क्यूब और x इज इक्वल्स टू w क्यूब मल्टीप्लाई बाय k. बस x सब्जेक्ट बन गया. सब्जेक्ट की निशानी याद है ना? डिनोमिनेटर का 1 होना, अपने आप को इक्वल टू के एक साइड पर रखना, पॉजिटिव साइन होना, पावर 1 होना. तमाम प्रॉपर्टीज के ऊपर ये फॉलो करता है. ठीक है बच्चों? अच्छा जी. अच्छा, एक सवाल है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6. दोनों अंडर रूट्स किस तरह के हैं? डिफरेंट है ना? दोनों अंडर रूट्स किस तरह के हैं? डिफरेंट. वैसे बाय द वे जहन क्या कहता है, क्या करना चाहिए इसको? क्या करना? यस बताएं, क्या करना चाहिए?
एलसीएम लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए ना। अच्छा, यहां पर क्या नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा बताओ बच्चों? √3। अच्छा एक मिनट, मैं ना कुछ चीजें आपको रिकॉल करता हूं। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, लेकिन मैं इसमें फिर पुरानी बातें करूंगा, कोई न्यू बात नहीं करूंगा। सिर्फ आप देखना कि कैसे इस तरह के सवाल पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ रिलेट किए जाते हैं। ये डी पार्ट है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट है, प्लस है ये। नहीं माइनस नहीं, वो अंडर का निशान थोड़ा, ये ना ये माइनस नहीं है बच्चों, ये यू जा रहा है यहां से, आप नोट करें प्रिंटिंग में ये उस तरफ यू जा रहा है, वो मिस प्रिंट हो गया ना, ये निशान आपको थोड़ा सा ना, इसने यू लिखा हुआ है तो निशान थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इट्स नॉट माइनस, ठीक है। अच्छा सुन लो सुन लो सुन लो, मैं जरा रिकॉल करता हूं पुराना कॉन्सेप्ट। अगर ये यूं लिखा होता, अगर ये यूं लिखा होता, इसका एलसीएम क्या लेते हैं आप? x मल्टीप्लाई बाय y। इसी तरह से यहां पे इसका एलसीएम क्या लेंगे? ये एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे? √3 मल्टीप्लाई बाय √6 लेंगे ना। अब इसको भी उसी तरह से होना चाहिए, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 2 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? √3 × 2। डिनोमिनेटर में √18 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? डिनोमिनेटर में √18 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। शानजे √3 मल्टीप्लाई बाय √6 इज √18 डिनोमिनेटर में। पहली टर्म है 2 √6, दूसरी टर्म है √6। ये आएगी कि नहीं आएगी? यहां तक एब्जॉर्ब हो रही है बात बच्चों? बताएं, आप साथ साथ लिखते भी रहें प्लीज। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब देखो 2 √6, 2 √6 और 1 √6, टोटल कितने √6? 3 √6। 18 क्या होता है? 18 बता सकता है कोई क्या होता है? व्हाट इज 18? 9 मल्टीप्लाई बाय 2। मैं 6 × 3 नहीं बोल रहा हूं, आप नोट कर रहे हैं कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं? 9 × 2। मैं 9 को क्यों इंतखाब किया? वो अंडर रूट से बाहर निकलने की ताकत रखता है जी। तो ये क्या बन जाएगा? 3 √9 मल्टीप्लाई बाय 2 था ना, 3 √2 हो जाएगा। बच्चों बताएं हाँ या ना? सबको क्लियर हो रही है मेरी बात? यार 18 क्या होता है? व्हाट इज 18? 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 3 √2, ठीक है। ये बात सबको समझ आ रही है बच्चों? अब क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसल आउट। लेकिन मेरी बात सुनो, जवाब क्या बचा है आपके पास? जवाब तो ये नहीं है, जवाब तो ये नहीं है। जवाब मतलब सवाल की डिमांड है कि क्वेश्चन को कैसे लिखो? k √3 की फॉर्म में अपना आंसर निकाल के दिखाओ। मेरा तो आंसर नहीं बना, इसका मतलब है अभी भी मुझे कुछ ना कुछ करना है बच्चों। स्टिल मतलब कैंसलेशन के लिए ये शर्त आपको आनी चाहिए कि 6/2 एज अ होल अंडर रूट में हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 1s and 2 3s, इट विल बिकम क्या चीज? √3। इट विल बिकम क्या? √3। एक मिनट, क्या बन जाएगा? √3। अब देखो जरा इसकी तरफ, √3 जोन सा है, देखो जरा इसकी तरफ √3 जोन सा है, ये एग्जैक्टली इस फॉर्म के अंदर आया कि नहीं आया? यहां पे उसने k लिखा हुआ है, मेरा k क्या है इस वक्त? मेरा k 1 है, बाकी √3 एज इट इज लिखा हुआ है। बच्चों बात समझ आ रही है सारों को? क्लियर हो रहा है सारों को? इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद कोई सब्जेक्ट मेकिंग में सवाल है तो प्लीज बताएं जी।
20 लिया ना। ये देखो एक नंबर था ये वाला और एक था आपके पास ये वाला। नहीं ना, 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करें? क्या आपको ये √3 इज 3? नो। √6 क्या 6 है? नहीं। इसीलिए मैंने मिसाल दी है। ये देखें, ये दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। √3 और √6 दो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। अगर ये सेम होते हैं ना तो बच्चे आप इनको यूं सिंपली ऐड भी तो कर सकते थे। इसका आंसर आप क्या निकाल लेते फिर? इसको आप क्या कह देते हैं? 9 कह देते। 9 क्या आप इसका आंसर 3 निकाल देते। अगर आप ये कह रही हैं कि √6 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। √6 इज नेवर इक्वल टू, ना ये ऐसे हो सकता है, ना ये ऐसे हो सकता है, और ना ये ऐसे हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय √3 इज नेवर इक्वल टू √6। ऐसे नहीं हो सकता ये। तो √6 कुछ और चीज है, √3 कुछ और चीज है। ठीक है, √6 इज नॉट डबल ऑफ √3। याद रखें। समझ आ रही है जी बच्चे? क्या चीज? √3 को √6 के अलावा √2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि दोनों सेम हो सकते हैं। हाँ, ये बड़ी एक काम की बात बोली है, ये बड़ा ही कोई जबरदस्त बात बोली है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस। मेरा दिमाग इस तरफ गया ही नहीं। ये बेशाम ने जो बात बोली है, क्लैपिंग करो इसके लिए। ये निशानी है इस बात की कि बेशाम इस वक्त सबसे ज्यादा जागा हुआ है, मेरे से भी ज्यादा जागा हुआ। तो जरा सुने बेशाम ने क्या बात बोली है। उसने बोला था कि सर क्या, जरा सुनिएगा, ये बड़ी ही नेक्स्ट लेवल बात है। ये बात सारे बच्चे सुने। अब ये है √3 और √6। एक आपने बात बोली 2 से मल्टीप्लाई करना, आपकी बात गलत है और इनकी बात दुरुस्त है। इन्होंने ये कहा कि देखें मकसद क्या था हमारा, फ्रैक्शन को क्या करना, ऐड करना, राइट। अब ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना जरूरी है कि नहीं जरूरी? अब इसका डिनोमिनेटर है √6, इसका है √3। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को, उन दोनों के साथ √6 एक तरफ और √3 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और तरीका है जो इस बच्चे ने सजेस्ट किया। उसने कहा सर क्यों ना हम इसको √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें और √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें। नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी कर दें √2 से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन पे कोई मसला, इसको छोड़ दें। नहीं, मुंह बंद करें, इधर तवज्जो दें। ये उसी तरह से रहेगा। सुन रहे हैं कि नहीं? जरा मेरे जहन में एक और अप्रोच भी आ रही है, मैं सारी अप्रोचेस आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, जरा प्लीज तवज्जो दीजिएगा। जरा पहली बात सुन ले सारे। अब ये क्या, सो इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर √3। ठीक है, जो काम हमने यहां पे किया, मकसद क्या था, डिनोमिनेटर्स का सेम होना, चूंकि एलसीएम मकसद था। अब एक और अप्रोच, क्या आप लोगों में से किसी का दिमाग कुछ और सोच रहा है? यस, कुछ और इसके अलावा सोच आती है जहन में? कुछ और जहन में ख्याल आता है? ओ मामा, मार्कर्स बच्चे फिर से खत्म हो गए। एक सोच ये है, सब में यही पढ़वा दें। अच्छा, एक और अप्रोच ये है, दिस इज अप्रोच नंबर 3।
बच्चों मुझे बताएं, अभी भी पूछ रहा हूँ, किसी के जहन में कुछ और आता ख्याल? सेकंड फ्रैक्शन की तरफ देखो, क्या इसको सिंपलीफाई कर सकते हो पहले से ही कि नहीं? कर सकते हैं। ऊपर √2 है, नीचे √6 है, ये 1/√3 हो सकता है, हो सकता है ना? ये तवज्जो दें प्लीज, यहाँ पे ये हो जाएगा 2/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? √3, 2/√3 प्लस 1/√3, कुल मिला के कितने √3? 3/√3। ये सिर्फ हमने इसकी तरफ देखा। 2/6 आपको मालूम है, √2/√6 इज इक्वल्स टू होल √2/6, 2 1s are 2, 3s are 1/3 होल √ which is equals to 1/√3। ठीक है, यहां तक समझ आ गई सारों को? अब आगे इसको रैशनलाइज कर लें, नीचे भी मल्टीप्लाई कराएं √3 के साथ और ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएं √3 के साथ, तो इट विल बिकम 3/3 होल डिवाइडेड बाय 3। √3 और √3 का मल्टीप्लाई करने के बाद √3 का स्क्वायर आएगा, कट हो जाएगा, फिर ये 3 भी कट हो जाएंगे और जवाब नेचुरली क्या आएगा आपके पास? √3। ये भी लिख लें अपने पास। अप्रोच नंबर 3 भी लिख लें अपने पास। Algebraic equations। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसका? अब वो होमवर्क है ना, तो अब आप वो खुद ही कर लेना, हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। मुझे दिखाएं एक दफा, मैं देख लेता हूँ फिर सजेस्ट कर लेता हूँ। 8 का C, नीचे भी नीचे √3 प्लस √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना। √3 प्लस √2 से रैशनलाइज हो जाएगा। अच्छा जी, ऑलराइट, नोट्स खोलें सारे स्टूडेंट्स, नोट्स खोलें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में। हमारे पास इक्वेशंस की 4 टाइप्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, साइमल्टेनियस और एक्सपोनेंशियल। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस बोलते किसको हैं। लीनियर इक्वेशंस कौन सी वाली इक्वेशंस होती है? जिनमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा। यूं समझ लें कि डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1। हाईएस्ट पावर का मतलब होता है डिग्री क्या है? डिग्री इज इक्वल्स टू
1, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। तवज्जो रखें प्लीज, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। डिग्री मींस जितनी डिग्री होगी उतने ही आंसर्स निकलेंगे। कल की आर्गुमेंट याद है कि नहीं, लास्ट पॉइंट लिखा था, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इफ 1 डिग्री, आंसर्स भी कितने होंगे, 1 आंसर। डिग्री 1 होने का मतलब है ओनली 1 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या रूट या आंसर। और इन इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, इसकी टेक्निक क्या है बता सकता है कोई? कल बताई थी लीनियर इक्वेशन की। यस, सब्जेक्ट मेकिंग, मेक द वेरिएबल एज सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन। नेचुरली आपकी जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगी जब आप उसको सब्जेक्ट बनाने की तरफ लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये टेक्निक्स याद होनी चाहिए। इसमें चूंकि पावर इसकी 1 है, लीनियर इक्वेशन है, सब्जेक्ट बनाएं बस इसको सिंपल। अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले गेट रिड ऑफ दिस 7 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, इट विल बिकम 3x इज इक्वल्स टू 19 माइनस 7, x इज इक्वल्स टू 12। यहां पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। दूसरी तरफ जाके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 12/3 का आंसर कितना आ जाएगा, एक ही आंसर आया x का, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। x इज इक्वल्स टू 4। एक सवाल लिखें थोड़ा सा ओ लेवल्स के स्टैंडर्ड का एक सवाल लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस की दुनिया का। 5 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 3 माइनस 4 इंटू 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x माइनस 4 प्लस 5 into x minus 3. This is one question. लेफ्ट साइड पे भी ब्रैकेट्स को ओपन करें, राइट को भी ओपन करें ब्रैकेट्स को, x x एक तरफ, बगैर x दूसरी तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, फिर मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। हो रहा है बच्चों, लेफ्ट साइड की ब्रैकेट्स ओपन करें, राइट की करें, x x एक तरफ, बगैर x दूसरी तरफ। माइनस का साइन डिनोमिनेटर में तो बीच में हाँ, पूरी फ्रैक्शंस में। तो फिर बाद में कैसे पता चलेगा ये नहीं पता चल सकता, नहीं अगर कोई बंदा लिखा भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 10x माइनस, अच्छा ये इक्वल टू गलती से लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू है, -4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, क्या हो जाएगा -20x और -28, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू के बाद 3x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 15। कहा ये किया।
अब जो ये x है, ये x है, इनको प्लस करके ना उधर ले जाओ। 3 + 5 इज 8, 8 उधर जाके क्या हो जाएगा -8x, और यहां पे भी सॉल्व कर लो। 10x - 20x इज -10x, ठीक हो गया। -15 और -28 माइनस कितना होता है ये 30, 43 -43, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा ये +43, और यहाँ पे +8 है ना, उधर जाके -8 हो जाएगा ना, ठीक है। इधर -43 है, इधर जाके +43 हो जाएगा। -12 और -15 है, -27, और यहां पे आ जाएगा। ऐसे ही किया। -10 - 8 कितना हो गया -18, कितना हो गया माइनस बच्चों -18x +43 -27 कितना हो गया, कितना 3 और +16। -18 एक नंबर है एज अ कोएफिशिएंट जो x के साथ क्या हो रहा है, ये अगर यू लिखा होता ना, अगर यू लिखा होता ये कुछ और चीज होती, ये कुछ और होता। इस वक्त क्या लिखा हुआ है, माइनस बीच में नहीं है, माइनस इसके साथ है, तो मतलब -18 एक नंबर है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसकी जस्टिफिकेशन पीछे से आपको आ रही है कि -10 और -8 मिलके -18 बन गए थे। -18 जब यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आकर डिवाइड, सो x की वैल्यू आएगी 16 डिवाइडेड बाय माइनस, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा -16/18 कितना होता है 8/9। सो एज अ होल फ्रैक्शन का आंसर आएगा 8/9। यही आया बच्चों, सबका यही आंसर आया। सेकंड क्वेश्चन 3, और अब देखें दो डिफरेंट साइड्स हैं इक्वेशन की, x को सब्जेक्ट बनाना है, लेफ्ट साइड पर भी एलसीएम लें, राइट साइड पर भी एलसीएम लें। लेफ्ट पर जब आप एलसीएम लेंगे तो सिंगल फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगी चीज। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आंसर आएगा 6। इसको मल्टीप्लाई कराएं 2 के साथ, इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2 के साथ। बच्चों बातें नहीं करें प्लीज। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, और इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 2 × x - 1 + 3 × x + 5 is equals to 8, is equals to 8। अब क्या होगा 2x - 2 + 3x + 15 होल डिवाइडेड बाय 6 is equals to 8। बाय द वे आप चाहें तो आप इस स्टेप के बाद भी 6 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रीजन ये है कि ये सिंगल फ्रैक्शन बन चुकी है, ठीक है। सिंगल फ्रैक्शन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंगल फ्रैक्शन के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, याद रहेगी ये बात। 6 उधर चला जाएगा, माइनस ये 2x और 3x मिलके 5x - 3 और ये मिलके +13, और 6 जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा ये, क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन थी, और ये +13 उधर जाके क्या हो जाएगा। जब सिंगल फ्रैक्शन खत्म हो जाए ना, वन लाइन इक्वेशन बन जाए, फिर प्लस माइनस किया करें। 48 - 13 35, 5x is equals to 35, x is equals to 35/5 and x is equals to, सबका यही आंसर आया जी। किसी का डिफरेंट आया तो गलती मुझसे डिस्कस कर सकता है। Sir, can't we get rid of the fraction in the first step by multiplying the whole equation by 6? हाँ कर लें, यहाँ तक समझ आई। लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया सारों को। इट इज जस्ट सब्जेक्ट मेकिंग। सब्जेक्ट मेकिंग के बाद वो चीज नेचुरली देखे ना, यहाँ पे 48 - 13 लिखा हुआ है, तो ये खुद ब खुद ही आपको पता है कि माइनस करना है इसको। जैसे मैं कल क्लास में समझा रहा था कि जब लिखा होगा ना p + p, तो यू नेचुरली विल मेक 2p। अब उसको p + p नहीं छोड़ेंगे, आप 2p लिख ही देंगे, ठीक है।
सेकंड इक्वेशन की टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड लिखें, जिस तरह ये थी फर्स्ट टाइप लीनियर की, और ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या? ये मिटा दूं बच्चों? जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेडिंग लिखें। नहीं, जहां तक हो सकेगा वहां तक कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिकॉल करें, हाईएस्ट पावर कितनी होती है? यार बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है ये साइड बातें प्लीज ना करें। हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 2। हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। डिग्री कितनी होगी? 2। डिग्री 2 का मतलब क्या था? कितने आंसर्स? वो देखें वहां पे डिग्री इक्वल टू 1, ओनली 1 सोल्यूशन, और हर सवाल के आखिर में अपने नोट के एक एक जवाब भी आ रहा है। डिग्री 2 का मतलब क्या होगा? 2 सॉल्यूशंस या आंसर्स या रूट्स। 2 आंसर्स निकलेंगे या 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, एक ही बात है ये, ठीक है। वेरिएबल जो मर्जी इस्तेमाल हो। अच्छा, इसकी टेक्निक्स क्या है? उसमें एक ही टेक्निक है, सब्जेक्ट मेकिंग, दैट्स इट। इसमें बहुत सारी है, जिसमें इस तरह से पहला, सबसे पहली अप्रोच जो हमने सीखी थी, दिस वाज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ये कौन से तरीका था? मिड टर्म ब्रेक मेथड। दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। एक ही तरीका। फिर तीसरा मेथड था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक मेथड बाय द वे ग्राफिकल मेथड भी है। एक मेथड हमारा ग्राफिकल मेथड भी है, लेकिन वो ग्राफ के चैप्टर में करा दूंगा। फिलहाल एक सिंपल लिख लें, कैलकुलेटर मेथड। ये इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ अपने आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए। जो फोर्थ है कैलकुलेटर मेथड, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का रूल याद रखें। हमेशा आपकी जो इक्वेशन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द पावर ऑफ वेरिएबल लिखी हुई होनी चाहिए। किस तरह से? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई। किस तरह? डिसेंडिंग। लिख लें अपने पास। Equation should be written in descending order with respect to power of variable, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल। जी बच्चों को समझ आ रही है? इन दोनों मेथड्स के लिए यह बात जरूरी है कि एक साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। वन साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 0। इनके लिए रूल क्या है? रूल फॉर ओनली दीज टू, दो मेथड्स के लिए, फैक्टराइजेशन के लिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए। रूल क्या है? वन साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये लिख लें, वन साइड
of the equation must be 0. This is rule for नहीं, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन में हुआ यू मेक इट इक्वल टू 0, अगर ना भी हुआ यू विल मेक इट इक्वल टू 0. आप इक्वल के एक तरफ की जितनी चीजें होंगी उनको एक तरफ लेके आएंगे, मतलब पुट एवरीथिंग ऑन वन साइड, ऐड सब्ट्रैक्ट करो उनको, और फिर जो इक्वल टू 0 है उसके बाद आगे फिर सॉल्विंग की तरफ जाए. जैसे एक सवाल है, अब असल सवाल है ये वाला जो क्वेश्चन गिवन है मेरे पास, मतलब दिखने में सवाल ये है, अगर मैं इसको तब्दील करूं तो ये दिखा मैं इसको ऐसे भी तो सकता था. बात तो एक ही है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो हमारी बात चल रही है आपस में, मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को इस तरह से होना चाहिए अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन लाजमी सवाल इसी तरह से आए, सवाल तो ऐसे भी आ सकता है ना. तो इसलिए मैंने इसको दोनों तरह से लिख दिया, -4 उधर लिख दिया. अगला स्टेप फिर क्या होगा, आप +4 को दूसरी तरफ लेके आके -4 करेंगे. तो खैर मैं इसको यहां से मिटाता हूं और सवाल को जिस तरह लिखा हुआ उसी तरह से लिखा रहने देता हूं. मिड टर्म ब्रेक के मुताबिक इसकी मिड टर्म्स बना के, मिड टर्म्स बनाइए जरा, क्या बनेगी? -4x + 1x. याद आ रहा है मिड टर्म ब्रेक के नहीं? अब क्या करते हैं मिड टर्म ब्रेक में, 1 को मल्टीप्लाई कराते हैं किसके साथ? 4 के साथ. 1 × 4 इज हाउ मच? 4. 4 की मिड टर्म्स इस तरह से बनाते हैं कि जब मल्टीप्लाई कराऊं तो 4 ही आए, प्लस माइनस कराऊं तो 3 आए. तो 4 की जो मिड टर्म्स बनाई थी 4 और 1 की हमने बना ली थी. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 एंड 4 - 1 इज 3. साइन आपने सेटल कर लिया. अब इसका तरीका क्या है कि क्या मेरी मिड टर्म्स ठीक हैं या ठीक नहीं है, जरा रिकॉल भी करा रहा हूं. कैसे पता चलता है मरियम हमारी मिड टर्म्स ठीक हैं या नहीं? क्या करते हैं? डिवाइड. यस यस, यूं कहें कि प्रोडक्ट ऑफ, बात यह है ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई होके. इस इक्वेशन का ना जरा फिजिकल मीनिंग अंडरस्टैंड करो सारे बच्चे. इसकी तरफ देखें जरा, लुक एट दिस होल लाइन जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है. x - 4 मल्टीप्लाई विद x + 1. इसका आंसर क्या आ रहा है? 0. दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कब आता है? ये मतलब छोड़े, फैक्टर्स को भी छोड़े, मुझे जनरली आपस की एक गुफ्तगू है, हमारी एक आपस की अंडरस्टैंडिंग की एक बात है, बात है नहीं. कब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं और आंसर 0 आता है? सिर्फ दुनिया में एक केस है जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं और आंसर 0 आ जाए. कब? कोई एक क्या होगा? यस, कोई. अब ये हमें नहीं पता कौन सा वाला 0 है. जब दो न, इसका मतलब यह है, इसका फिजिकल मीनिंग इस लाइन का यह है कि इन दो फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई कराया जाता है तो आंसर आता है 0. आंसर क्या आता है? 0. अब ये किसी को नहीं पता कौन से वाला फैक्टर 0 था कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई कराया हमने और आंसर हमारे पास 0 आ गया. पहला वाला भी 0 हो सकता था, दूसरा भी 0 हो सकता था. और पहला 0 तब होता जब x की वैल्यू 4 होती. पहला 0 कब होता? जब x की वैल्यू 4 होती. दूसरा कब होता? जब x की वैल्यू -1 होती. तो ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं. ये दो आंसर्स जो आपने निकाले हैं ये ऐसे आंसर्स हैं कि आप जब दोबारा इनमें से कोई भी वैल्यू, जरा सुनना इस बात को, एक खास बात है, इनमें से कोई भी आंसर आप उठाएं, इस इक्वेशन के जितने भी स्टेप्स हैं किसी भी स्टेप में पुट करें, किसी भी स्टेप में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जिसमें दिल करता है आप पुट करें. आप नोट करना आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ बना हुआ है सेम आपके राइट हैंड साइड पे बना होगा. नहीं, अगर यहाँ पे 0 राइट पे बना है तो लेफ्ट खुद ब खुद 0 हो जाएगी. अगर राइट पे 20 लिखा हुआ था सवाल में, इधर भी 20 बन जाएगा. इधर कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ पे भी कुछ और बन जाएगा. मतलब ये इसकी खास बात यह है कि इन आंसर्स की, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं, सुनना जरा. इफ यू वांट टू चेक योर आंसर्स आर वैलिड और नॉट, या दूसरी, इसको मैं अदर वे राउंड अगर ये बात बोलूं,
answers can always be put into the equations. They will always balance left hand side and right hand side. Once you put your answers in the equation, मेरी बात सुनना जरा, once you put your answer in the equation, आप इस 4 को उठा के इसमें डालें, जो लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ होगा एग्जैक्टली राइट हैंड साइड पे बना होगा, बिकॉज ये आंसर्स किसके हैं, इस इक्वेशन के हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मेरी बात नहीं समझ आई? सबको समझ आई? सो ये आंसर्स को आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो। अगर इस इक्वेशन में मैं तब्दीली लाता हूं, यहां पे मैं x के बजाय यहां पे मैं इधर लिख देता हूं, नजर आ रहा है सारों को, k और x लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? kx। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि k की वैल्यू क्या थी। एग्जामिनर ने क्या किया, उसने एक आंसर आपको दे दिया, कहता है x इक्वल टू -1 इज इट्स सोल्यूशन। सुनना जरा, एग्जामिनर ने क्या कहा, उसने कहा k निकालो। अब k किसी को नहीं पता, लेकिन उसने k के बारे में ये कह दिया कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर्स 2 आएंगे। एक आंसर उसने दे दिया आपको, जैसा कि एक आंसर क्या था, वन ऑफ द सोल्यूशन इज दिस वन, वी डोंट नो द अदर सोल्यूशन। हमें अदर सोल्यूशन नहीं पता। मेरी बात सुने, 2 आंसर्स में से एक आंसर हमें पता है और सवाल में के दे दिया उसने। अभी जो मेरी बात चल रही है ना, उसके फ्लो में ही उसके साथ कनेक्टेड बात है कि जो आंसर्स आते हैं आप उनको इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन है, ये याद रखें, ये लीनियर पे भी अप्लाई होती है बात, क्वाड्रेटिक पे भी अप्लाई होती है, साइमल्टेनियस पे भी अप्लाई होती है, एक्सपोनेंशियल पे भी अप्लाई होती है। ये लेवल्स में भी जो पढ़ोगे ना, उसकी भी हर मतलब मैथ्स की हर जगह अप्लाई होती है ये कि जो आंसर एक इक्वेशन से निकला है, आप उस आंसर को उस इक्वेशन उन स्टेप्स के किसी भी जगह में डालें, लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएंगे हमेशा। उसने एक आंसर दिया, आंसर इसमें पुट करो, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस k इंटू -1 -4 इक्वल टू 0। सब कुछ इसमें पुट हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूट हो गया। k अकेला रह गया, यहां से k निकल आएगा, यहां से k निकल आएगा, क्योंकि x की जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर दिया आपने, -1 डाल दिया। और वे सिर्फ तब डल सकता था क्योंकि x इक्वल टू -1 वाज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपस में एक दूसरे के साथ ये इक्वेशन और सॉल्यूशन रिलेट कर रही है। कोई भी रैंडम आंसर उठा के इसमें नहीं डालेंगे, कोई भी रैंडम आंसर उठा के इसमें नहीं डालेंगे, ये वो आंसर सिर्फ डालेंगे जो इसका अपना आंसर होगा। यहां से k निकलेगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस k -4 इक्वल टू 0, k -3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3। k की वैल्यू क्या आ गई, k नेचुरली कितना था, k की जगह आप क्या डाल सकते हैं, मेरी बात सुनो, आपके सवाल में k क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, k की जगह क्या डाल दें, 3 डाल दें। समझ आई मेरी बात? कोई भी ऐसी इक्वेशन में भी अननोन आ जाए ना और एक आंसर आ जाए, तो आंसर आप उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर पास्ट पेपर, जो कि लास्ट 1-2 साल में आया था। ठीक है, ये 4 नंबर का था ये, इसमें एक k निकालना था, 2 नंबर का k था। इसका अगला पार्ट था हेंस फाइंड द अदर सोल्यूशन। हेंस फाइंड द अदर सोल्यूशन, इसका अगला पार्ट क्या था, सुने, हेंस बच्चों सुने, इसका अगला पार्ट था, सवाल 4 नंबरों का है, पेपर 2 का 4 नंबरों का सवाल है, हेंस फाइंड द अदर सोल्यूशन। अब अदर सोल्यूशन का मतलब क्या है, एक आंसर उसने दे दिया तो दूसरा आंसर पता कैसे निकलेगा, पहले k निकला, k निकल के उसमें पुट हुआ, सुनना जरा, पुट हुआ, पुट होने के बाद आपने इक्वेशन को कैसे लिखा, इस तरह से मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व किए, 2 आंसर्स आए, जो अदर वाला था ना वो अपने आंसर स्पेस में लिखना। फिर कल आएंगे, भूल जाएंगे ये बात, भूल जाएंगे, हाँ। अच्छा, जहां तक एग्जाम का ताल्लुक है, अटेंडेंस होनी है भी इनकी, किनकी,